हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास। तो आज से हम अध्ययन करेंगे इतिहास का। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये है अध्याय का नाम। तो आइए इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, पहले प्राचीन समय में क्या घटनाएं घटित हुई थी, कब कब हुई थी, उसका हम डेट कैसे निर्धारित करते हैं, ये घटनाएं कहाँ हुई हैं, वो कैसे हुई, किस आपदा के कारण या किस परिवर्तन के कारण ये घटनाएं घटी, या किस तरह से प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि कैसे पता लगाएं घटनाएं कैसे होती थी और कब हुई थी, क्या हुआ था उस समय। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हमें यदि कल की जानकारी प्राप्त करनी है, यानी वो भी तो भूतकाल हो गया, बीत गया कल वाला समय, तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियो का सहारा ले सकते हैं, टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का, अखबार का, ये सारे सहारे द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जहाँ पे हम नहीं थे उस समय उपस्थित, उस स्थान पे उस समय में क्या-क्या घटनाएं घटित हो चुकी हैं। यही जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिछले साल क्या हुआ, तो इसके लिए हम कोई स्मृति यानी स्मृति ऐसी होती है, स्मृतियों द्वारा पता लगा सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन यहाँ दिया है कि बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे पता लगाएं, यह कैसे जाने कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसा पता लगाएं, यही प्रश्न क्या होता है, इतिहास को जन्म देता है, इतिहास को जानने में मदद करता है और इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटित हैं उनके प्रमाण इकट्ठा करने में, उनको प्रमाणित करने के लिए उसने साक्ष्य इकट्ठा करता है। और ये क्या करता है कि ये प्रश्न हमें इतिहास में और भी शोध को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कि अतीत के बारे में हम क्या-क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे मन में संदेह होता है कि ये सारी घटनाएँ कैसे हुई थी, उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, किस प्रकार का उनका आवास था, उनका दिनचर्या कैसा था, रहन-सहन कैसा था। इन सारी बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास से। देखिए यहाँ दिया है कि हम आखेटकों यानी शिकारी जो हुआ करते थे, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, कृषक व शासक, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वर्तमान समय में हम तुझे पहले घटनाएं हो चुकी हैं या वैज्ञानिकों की वजह से हमारे इतिहास में क्या घटनाएं हुई हैं या फिर उनका हमें वर्तमान समय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा जो भी चीज़ों का आविष्कार किया गया है या संगीतकारों का, कलाकारों का कला में जो योगदान दे करके वर्तमान समय में उनका बढ़ा हुआ रूप हम देखते हैं। तो ये सारे घटनाएं वर्तमान समय में तो हम देख रहे हैं, फिर उसके पीछे तह में जाते हैं कि हाँ इस समय इस प्रकार का शोध हो रहा है, खोज हो रहा है, आविष्कार हो रहे हैं। तो वर्तमान समय में जो पिछले समयों में खोज हुआ है वो किस प्रकार का था, कैसे हुआ था, ये खोज कब हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था। तो यही सारी जानकारी हम इतिहास में प्राप्त करते हैं। यहाँ दिया है कि इसके मतलब इन सारी चीज़ों का ही नहीं, इसके साथ-साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है, बहुत सब लोग उन्नत हो रहे हैं, बच्चे भी एक से एक टेक्निकल प्रकार के गेम खेल रहे हैं। आइए देखते हैं वहाँ के लोग कहाँ रहते थे प्राचीन काल में। इसमें बहुत सारे देखिए हम नर्मदा नदी का दिया है, क्या पता लगाइए इसमें कि उस समय के लोग नर्मदा नदी घाटी के लोगों का कैसा जीवन या रहन-सहन था। तो यहाँ दिया है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पे रहते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग क्या थे, संग्राहक। संग्राहक यानी जो सिर्फ आखेट द्वारा या फिर जंगलों से वस्तुएं इकट्ठा करते थे, तो उसे हम संग्राहक कहते थे। आस-पास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे ये लोग, क्योंकि जंगल में निवास करते थे तो वहाँ की संपदा से परिचित होंगे। वहाँ से उन जंगलों से, जानवरों से प्राप्त सामग्रियों का संग्रह द्वारा अपने लिए उपयोग करते थे। अपने भोजन के लिए क्या करते थे, जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं संग्रह क्या करते थे ये लोग। ये लोग जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे,
किस घाटी के लोग? नर्मदा नदी के घाटी के लोग। आगे देखिए यहाँ पे सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बारे में जानकारी दिया है कि सुलेमान व किरथर जो पहाड़ियां हैं, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। यानी इतिहास में हमें अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ की जो फसल उपजाई गई थी, वो गई थी सुलेमान व किरथर जो पहाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान के वर्तमान समय में, मतलब तब भी था, वर्तमान में भी है, वहीं पाकिस्तान में ही। तो पाकिस्तान की हमें ये अधिकांशतः बलूचिस्तान व सिंधु प्रांत जो है, इसमें ये पहाड़ियां स्थित है। और उसी के आसपास ऐसा है कि मिला है कि जो गेहूं और जौ की फसल है, सबसे पहले वहां पे उगाना या उपजाना प्रारंभ किया गया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। यहाँ पे दिया है कि उत्तर पूर्व में हमें भारत में देखने को मिलता है, उत्तरी पूर्वी भाग में गारो तथा मध्य भाग में हमें विंध्याचल पहाड़ियों देखने को मिल जाएंगे। तो ये दिया है कि ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी हम देख लिए कि जो गेहूं है वो जौ, ये हमें देखने को मिल गया पाकिस्तान का बलूचिस्तान व सिंधु प्रांत। वो यहाँ पे जो दिया है कि गारो वो मध्य भारत में हमें विंध्याचल पहाड़ियां देखने को मिली है। तो यहाँ पे है चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है कि हाँ, यहाँ पे प्रारंभ किया गया था भारत में। यहाँ पे देखिए ये सारी नदियां दिया हुआ है, क्योंकि इतिहास में हमें देखें तो सबसे पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो नदी घाटियों में ही हुआ है, नदी के किनारे हुआ है, क्योंकि वहां से हमें उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है और जल मिल जाता है। वो जल ही जीवन है। तो जहाँ पे जल उपलब्ध होगा, सबसे पहले लोग वहां पे बसना प्रारंभ करेंगे। जल होगा तो लोग कृषि करना प्रारंभ करेंगे, जल होगा तो पशुपालन करेंगे, और इस तरह से मानव की अर्थव्यवस्था प्राथमिक से लेकर के फिर वर्तमान समय में और उच्च स्तर तक बढ़ती जा रही है। तो प्रारंभिक काल में लोग यही आखेट संग्रहण, शिकार, कृषि कार्य, ये खनन, ये सारे कार्य करते थे। तो सबसे पहला उनका निवास स्थान हो गया नदी घाटियां। तो जितनी भी हम नदी देखते हैं या गंगा देखें, गंगा नदी देखें, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और ये हो गया आपका मेन हो गया सिंधु नदी तंत्र। तो इन सारों में क्या होता है कि हमें जनसंख्या का घनत्व सघन देखने को मिलता है, क्योंकि समतल धरातल मिल जाता है, सामान्य जलवायु होती है मैदानी क्षेत्रों की, और मानव सभ्यता के विकास के लिए एक अनुकूल जलवायु वातावरण मिल जाता है। इसलिए हमें इसमें सघन जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काबुल नदी दिया हुआ है, जो कि सिंधु नदी के पश्चिम से आके इसमें इसकी सहायक नदी है। और पूर्वी की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है, ये हो गया आपकी झेलम नदी, फिर चिनाब, रावी और ब्यास जो है सतलज में पहले मिल जाती है। फिर ये सतलज नदी जो है, सतलुज, ये है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है सिंधु के। तो ये हमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये मुख्य पंच नदी तंत्र जो है हमें देखने को मिल रहा है कि जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके सारे सहायक नदियां हैं। तो ये भी काफी सघन बसा हुआ है। यहाँ पे देखिए गंगा नदी है, यमुना नदी है, यमुना इसके सहायक नदी, यमुना की चंबल सहायक नदी, फिर इसमें सोन नदी जाके मिल रही है। तो ये सारे के सारे गंगा नदी तंत्र की या गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसमें हमें जनसंख्या का सघन बसाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हमें ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में देखा जाए तो इसमें भी तटवर्ती भाग है, जो मैदानी इलाका है, इसमें भी हमें सर्वाधिक जनसंख्या सघनतम आवास देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो हमें भी पढ़े हैं, ये है, और इसके नीचे हमें ताप्ती नदी बहने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, और ये है बीच में सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पहाड़ी व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य में ही नर्मदा नदी बहती है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। और फिर ये जो मुख्य नदियां, ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये पश्चिम की तरफ बह के जा रही हैं और अरब सागर में गिरती हैं। और दक्षिण में हम आएंगे तो ये देखिए गोदावरी नदी, फिर एक कृष्णा नदी, इसके नीचे हमें कृष्णा की सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी तुंगभद्रा, इसके बाद और छोटी छोटी नदी है पेन्नार, कावेरी, ये सारी नदियां उड़ीसा में महानदी मिल जाएगी। तो जितनी भी नदी घाटियां हैं, ये मानव सभ्यता का कह सकते हैं कि क्या है, पालना है या प्रारंभिक जो बसाव हुआ है, हमें नदी घाटियों से ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु और उन्नत दशाएं मिल जाती है मानव के विकास के लिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि सहायक नदियां, यानी सहायक नदियां क्या होती हैं। यानी सहायक नदियां हम उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में क्या होती है कि जाके अपना जल गिरा देती है, उसमें विलीन हो जाती है, बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं उसकी सहायक नदी। यानी छोटी छोटी नदियां जो होती है जाके बड़ी नदी में मिलती है, वो होती है उसकी सहायक नदियां। यहाँ देख लगभग 47 वर्ष पूर्व
इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले-फूले। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आगे दिया है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, जैसे मगध का नाम सुने हैं, मगध वर्तमान बिहार में स्थित है, तो नाम से जाना जाता था। यानी दिया है कि गंगा के जो दक्षिणी का क्षेत्र है, नदियों के आसपास का क्षेत्र, ये है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और इसके शासक क्या होते थे? बहुत शक्तिशाली होते थे। उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था उन्होंने, क्योंकि अनुकूल दशाएं भी हैं और समतल क्षेत्र भी है, तो क्योंकि उनके पास अपने जनता का भरण पोषण करने के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न उपलब्ध हो जाता था, तो उससे क्या होता था कि वो अपने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर पाते थे। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यात्रा हमेशा से होती रही है। कभी कभी दिया है, कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि मनुष्य हमेशा मेहनत करता है और प्रगतिशील रहता है, तो वो उन कठिनाइयों को पार करते हुए वो यात्राएं कर जाता था। और कभी लोग आम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे प्रारंभिक या प्राचीन समय में, क्योंकि उतना मनोरंजन का तो करने के लिए साधन नहीं था, तो वो लोग काम ही की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण किया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और इसके अतिरिक्त व्यापार कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में, और अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे, धार्मिक गुरु लोगों को क्या करते थे? शिक्षा और सलाह देते हुए वो गांव-गांव से एक दूसरे से गांव-गांव में यात्राएं करते थे और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। इन लोगों को उस समय राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त हुआ करता था, जो बड़े पुरोहित होते थे, धार्मिक गुरु हुआ करते थे। और आगे दिया है कि और लोग क्यों यात्राएं करते थे, तो है कि कुछ लोग नए व रोचक स्थानों की खोज की चाह में भी यात्राएं करते थे। जैसे हमें इतिहास मिलता है कि भारत की खोज कौन किया, अमेरिका की खोज कौन किया, पूरे विश्व का चक्कर कौन लगाया। तो ये सारे यात्राएं जो हुई हैं, वो अपने रोचक या कुछ स्थानों की खोज के लिए यात्राएं करते थे। जैसे भारत की खोज किया वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा की उसकी इच्छा थी, रोचकता था उसके अंदर कि हम किसी स्थान की पता लगाएं, या ये कौन सा स्थान है, जाकर वहां पे देखें कैसे लोग हैं, इस स्थान का क्या नाम है। फिर उसी प्रकार कोलंबस था, तो कोलंबस भी खोज में आया भारत के, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। तो वो सारे उन लोगों की उसमें रुचियां थी, तो इसलिए वो उन्होंने यात्राएं प्रारंभ की। तो वही दिया है कि लोग क्या करते थे, वही स्थानीय खोज की उत्सुकतावश भी वो यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को क्या होता था? एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, विचारों के साथ ही साथ वहाँ के स्थान का भी ज्ञान होता था, वहाँ की किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सारे चीजों के बारे में लोग जानकारी प्राप्त करते थे। आइए ऊपर एक फैक्ट्स दिया है, इस तथ्य को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है दक्षिण एशिया। देखिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है इसमें? पहला तो हो गया हमारा भारत, फिर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये हैं दक्षिण एशिया के देश। इसके साथ दिया है कि अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि, ये सारे क्या है? हमारे पड़ोसी देशों को दर्शा रहा है, यानी ये तो हमारे पड़ोसी देश हो गए। देखिए जो दक्षिण एशिया है, इसकी विशेषता ये है कि एक महाद्वीप, मतलब एशिया से छोटा ही होगा उसका दक्षिणी भाग है, तो एशिया से क्या है, ये एक छोटा है, लेकिन ये बिल्कुल विशालतम और बाकी जो एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण भी इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि कुछ अलग भी हो जाता है। हमें उत्तर में देखें तो ये हिमालय की पहाड़ियों द्वारा बिल्कुल अलग हो जाता है, फिर तीन तरफ से देखें तो ये महासागर से ही घिरा हुआ है। तो कुछ स्थल भाग से पहाड़ियों, पर्वतों द्वारा, व फिर दक्षिण में देखा जाए तो महासागरीय जल द्वारा बिल्कुल ही पृथक है, तो इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो इस उपमहाद्वीप में हमें देखने को मिल जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में, कि इसमें दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि देखिए जो पहाड़ियां होती हैं, पर्वत होते हैं, समुद्र होते हैं, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो वैसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके, और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। ऐसा नहीं है कि इन सारे
कहें कि प्राकृतिक या भौतिक अवरोधों की वजह से लोगों ने वहाँ से यात्राएँ नहीं कर पाए या फिर वहीं पे सहम गए। इनके बाद भी मानव की जो इच्छा है, अब जो ठान लेता है वो करता ही है, तो उन्होंने उस स्थान से भारतीय प्रायद्वीप से भी देखा जाए तो बहुत लोग बाहर गए, भारतीय उपमहाद्वीप से और बाहरी देशों से भी लोग भारत में प्रवेश किए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लेकर पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के भी नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। हम भी कहीं बाहर जाते हैं, हमारे स्थान से भी लोग बाहर गए, वहां से लोग आए तो हमारी संस्कृति को अपनाए, जो हमारे देश में आए हमने उनकी कुछ संस्कृतियों को अपनाया। आइए देखते हैं कि हमारे देश का नाम जो है कैसे पड़ा। नामकरण के बारे में कुछ इसमें दिया गया है, बातें दी गई है। देखिए यहाँ दिया है कि हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं हम अपने भारत के लिए। अब भारत और इंडिया के साथ साथ और भी इसे हिंद के नाम से जाना जाता है, इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ दिया है कि इंडिया शब्द कैसे बना। यहाँ दिया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस, जिसे क्या कहते हैं, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं और इसका इंग्लिश नाम है इंडस, सिंधु का। अपने एटलस में हमने अभी ईरान यूनान का पता लगाएं, आप लगाएं कि कहाँ पे है। आगे मैं बताती हूँ। लगभग देखिए यहाँ देखिए 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, उत्तर पश्चिम यानी भारत के उत्तर पश्चिम से लोग उधर से यूनान से आए, ईरान से, ये सारे जो लोग आए, यूनानियों ने क्या किया कि सिंधु नदी को हिदोस अथवा इंदोस कहा था। यानी जो भी सिंधु नदी है, सिंधु नदी किन्होंने, किसी ने सिंधु कहा ईरानियों ने, यूनानियों ने इसे हिदोस या इंदोस कहा। इस नदी जो है सिंधु नदी, इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा इन लोगों ने। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले, जब भी ईरानी व यूनानी लोग आए तो सिंधु तथा इसे हिंदू या इंडोस कहा। तो इस इंडोस के जो पूर्वी में जो भी क्षेत्रफल है, जो भूभाग था, उसे इन्होंने इंडिया कहा। तो भारत का नाम का प्रयोग क्या है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था इंडिया का प्रयोग, वर्तमान समय में नहीं, प्राचीन समय में। देखिए इसमें जो दिया है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का प्रयोग के लिए, मतलब उस समूह के लिए भारत का प्रयोग किया जाता था। तो इसका उल्लेख हमें क्या मिलता है, संस्कृत की आरंभिक जो था, जो कृति है ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। ये लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है। तो ऋग्वेद में हमें मिलता है भारत नाम का साक्ष्य, और बाद में ही क्या हुआ कि इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इसी से इसमें दिया है कि भरत से फिर भारत का नाम भारत पड़ा। और यही जो है इंडस नदी, इंडस कहते थे इसको वो लोग आए, और इंडस के जो रहते थे पूर्व में लोग, इनको इन्होंने कह दिया, उस भूभाग के लोग इंडिया प्रयोग किया, फिर इस तरह से इसका नाम पड़ा इंडिया। देखिए आगे हम देखते हैं कि जो इतिहास के बारे में जानने का एक साक्ष्य मिलता है, उस साक्ष्य को हम कहते हैं पांडुलिपि। यानी पांडुलिपियों से भी हमें इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि ये होती है एक हस्तलिखित पुस्तक होती है, यानी हाथ से जिस पुस्तक का लेखन किया गया था, हाथ से लिखा गया होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि। और पांडुलिपि को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी नाम है इसका प्रयोग होता है मैन्युस्क्रिप्ट। यानी पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, और हिंदी में हम इसे पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि अर्थात ये वो पुस्तकें होती हैं जो हाथ से लिखी गई होती हैं। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ये बना है लैटिन शब्द से। तो लैटिन किस शब्द से बना है, मेन्यू से बना है। देखिए जो पहले की जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी, या तो ताड़ के पत्रों पे, या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुर्ज नाम का पेड़ था, उसकी छाल से विशिष्ट तरीके से तैयार किया जाता था। उसे तैयार किए गए भोजपत्र पे लिखी जाती थी ये पांडुलिपियां। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, कह सकते हैं ये जो दिया गया है ताड़ के पत्र पे लिखा गया है पांडुलिपि। देखिए कैसा लिखा गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो बहुत सारे कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां हमें मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि से सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इसमें। इनके अतिरिक्त ये हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, जो भी नाटक है, इनसे भी हमें प्राचीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग क्या करते थे, जो तमिल था या संस्कृत कह सकते हैं, तो ये लोग विद्वान लोग क्या करते थे, विद्वान लोगों की भाषा थी उस समय, और प्राकृतिक भाषा थी आम लोगों की। तो हम
इन माध्यम से भी हमें अन्य भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें अभिलेख वो होते हैं, ऐसे लेख या पत्थर होते हैं या फिर धातु जैसी अपेक्षाकृत इसमें कठोर सतहों पे उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, जो भी अभिलेख होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शासक या फिर अन्य लोग भी अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग क्या करें, उन्हें देख सके, उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। अभिलेखों के रूप में उसे खुदवा देते थे पत्थरों पे। तो इस तरह से वो पढ़ा रहता था और लोग उसको पढ़ करके उस पे कौन सा नियम कानून क्या लिखा गया है, किसे हमें पालन करना है, तो उससे उनका ज्ञान होता था। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं। इसमें है कि जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हुए होते हैं। इसमें मुख्यतः हमें देखे तो उसमें राजा कोई मुख्य विचार था या फिर राजा ने कौन सी लड़ाई कब लड़ी, उस लड़ाई में उसको क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, कौन से उसने धार्मिक अनुष्ठान करवाए, कौन से धार्मिक मंदिरों का निर्माण करवाया, धार्मिक स्थानों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार के उनका ये जो भी कार्य हुआ करते थे, उनका उन्होंने अभिलेखों में उत्कीर्ण करवा दिया जाता था या वो राजा द्वारा करवाया जाता था। अपने जो भी विजय उनके हुआ करते थे युद्ध में विजय, तो उन विजयों को भी अभिलेखों द्वारा उनको खुदवा दिया जाता था ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता लगे कि हाँ, ये राजा कितना साहसी था, कितना कौन कौन से कार्य किए इन्होंने। देखिए आगे दिया है एक शब्द पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद क्या कहलाता था? ये वो लोग कहलाते हैं जो कि प्राचीन समय में बनी गई कोई वस्तु कैसे बनी, कब बनी थी और वो किस प्रकार से प्रयोग लाई जाती थी, क्या उसका प्रयोग या क्या उसका उपयोग था। तो उन्हीं सारी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है, उसका अध्ययनविद जो होता है वही कहलाता है पुरातत्वविद। यानी प्राचीन काल के वस्तुओं या तत्वों के बारे में अध्ययन करने वाला कहलाता है पुरातत्वविद। देखिए जो पुरातत्वविद होते हुए वे पत्थरों, प्राचीन समय के जो भी पत्थर हुआ करते थे, ईंटों से बने जो इमारतों के अवशेष हमें वर्तमान समय मिलते हैं, जो उस समय के चित्र हैं, उस समय की जो मूर्तियां हैं, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है इस चित्र में, पहले के इस प्रकार के चित्र मूर्तियां, उनके अवशेष जो बचे रहते हैं, उन अवशेषों का अध्ययन करते हैं। तो इन्हीं अवशेषों के अध्ययन करने वालों को हम कहते हैं पुरातत्वविद। उसके साथ साथ वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, छानबीन करते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर के खुदाई करते हैं ताकि प्राचीन समय के बारे में अध्ययन कर सकें, उन सब के बर्तनों के बारे में, उन सब के रहन सहन के, खान पान के बारे में, इमारतों के बारे में, इमारतें बनाने में क्या प्रयोग किया करते थे, किस प्रकार की वस्तुओं का। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए, उन सबको प्राप्त भी करने के लिए अवशेषों को अलग अलग जगह पे जहाँ पे संभावना रहती है वहां पे जाते हैं और वहां पे खुदाई करते हैं। तो खुदाई से उनको जो भी अवशेष मिलता है उसका अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं उस समय के बारे में। तो ये है पुरातत्वविद का कार्य। आगे देखिए यहाँ दिया है कि इनमें से हमें कुछ वस्तुएं पत्थर की मिलेगी, कुछ पक्की मिट्टी के, कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो अब जो कठोर है, जल्दी नहीं नष्ट करने वाला है, तो उसी का साक्ष्य हमें वर्तमान समय में मिलेगा, क्योंकि जो बहुत कहेंगे मुलायम मिट्टियों का होगा तो वो तो समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाएगा। देखिए जो पुरातत्वविद होते हैं वे जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें जानने में मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। क्योंकि वनस्पतियों के जो अवशेष है बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या फिर लकड़ी के टुकड़े हैं तो ये जल जाते हैं, जलने के बाद कुछ बचे हुए इनके अवशेष रह जाते हैं। आगे दिया है कि जो पांडुलिपियां होती हैं, पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए हम क्या कहते हैं, इतिहास प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी इतिहास क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इतिहास में हमें जानकारी मिलती है, इतिहास के स्रोत कह सकते हैं। इतिहास के स्रोत है पांडुलिपियां, अभिलेख व पुरातत्व। इन सारे तत्वों से, इन सारे चीजों से जो भी हमें जानकारी मिलती है उस जानकारी को हम कहते हैं इतिहास। यानी अतीत काल की जानकारी हमारी इतिहास कहलाती है और ये सारे मुख्य स्रोत है इतिहास के। देखिए इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमें साक्ष्य, जैसे जैसे हमें अवशेष मिलते हैं, उस आधार पे हम फिर आगे की तरफ उसकी दिनचर्या क्या था, उनका समय काल क्या था, किस तरह से उनका समय बीता है, उसके बारे में उनके कहें कि अंतिम स्टेज से लेकर के फिर उसकी प्रारंभिक स्टेज तक हम जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का
प्रयास करते हैं। या वर्तमान समय में हम देखें तो जैसे कोई घटना घटित होता है तो उस घटना पे बहुत सारे शोध होते हैं और उस शोध द्वारा पता लगता है कि हाँ, इस घटना के पीछे का क्या कारण रहा है। तो इतिहास भी एक तरह से उन सारी घटनाओं का बहुत प्राचीन समय में अध्ययन करता है, साक्ष्य जुटा-जुटा करके, स्रोत जुटा-जुटा करके। देखिए आगे दिया है कि जो अतीत है वो एक है या अनेक, अर्थात अतीत सिर्फ एक लोगों के बारे में बताता है या अनेकों लोगों के बारे में बताता है। तो देखिए जो अतीत है, अतीत का जो शब्द है, अतीत शब्द का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के रूप में, यानी ये अनेक लोगों की अतीत के बारे में जानकारी देता है। देखिए जो अतीत है, हमें जो राजा हुआ करते थे, बड़े-बड़े लोग उस समय के हुआ करते थे, तो उनके बारे में जैसे यहाँ दिया है कि उस समय राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन के शिल्पकारों से जीवन में बहुत भिन्नता था। यानी राजा रानियों तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, क्योंकि जितने लोग बड़े थे उतने आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ करते थे। तो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, ज्ञानी थे, उनके पास धन दौलत सब कुछ था। इनके क्या होते थे कि राजाओं द्वारा अपने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए जाते थे। अभिलेखों में अपनी गाथाओं को, अपनी विजयों को, अपने उपलब्धियों को लिखवा दिया जाता था। तो उस अभिलेखों को हम वर्तमान समय में पढ़ के प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ, उस समय के राजाओं का क्या कार्य था, किस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, किस प्रकार से वो शासन करते थे, उनका साम्राज्य कहाँ तक था, क्या-क्या, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाता है। लेकिन जो आम लोग हुआ करते थे, तो आम लोगों में क्या है कि आम लोगों को उनके पास उतना समृद्धि नहीं था, तो उनके बारे में हमें उस प्रकार का विशेष प्रकार का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। जितने भी अभिलेख मिलते हैं बड़े-बड़े महाराजाओं, राजाओं द्वारा उनके द्वारा ही खुदवाए हुए मिलते हैं। तो हमें आम लोगों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है पुरातत्व, यानी उस प्रकार के बर्तनों का कैसा प्रयोग करते थे, किस प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे, किस प्रकार के अन्न उपजाते थे, किस प्रकार की कैसी मिट्टी थी तो वहाँ पे किस प्रकार के अन्न उपजाया करते होंगे वो, तो इन सारे से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है वो उच्च लोगों की अपेक्षा, जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनकी अपेक्षा निम्न वर्गों के बारे में जानकारी के साक्ष्य कम हो सकते हैं, क्योंकि उतनी मजबूत वस्तुओं का, तत्वों का प्रयोग वो नहीं करते होंगे। जैसे अभी जैसे राजा हैं, तो ये लोग तांबे का बर्तन या धातुओं के, मजबूत धातुओं के बर्तनों का उपयोग करते थे। वहीं जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे, आम जनता हुआ करते थे, वो मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के घड़े का, मिट्टी के थालियों का, इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे। तो वो सारे जो हैं समय के साथ-साथ उनका अपघटन होकर के वो बिल्कुल विघटित होकर के मिट्टी में भी मिल सकता है। लेकिन जो धातुओं के बर्तन हुआ करते थे, उसका हम देखें तो उसका साक्ष्य के रूप में कुछ ज़रूर पड़ा रहता है, तो उसे हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए आगे दिया है कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहार, रीति-रिवाजों का पालन करते थे। आज यहाँ दिया है कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ के, शिकार करके, फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके विपरीत हम देखें शहरों में, तो शहरों में क्या है, रहने वाले लोग जो है खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद जो है क्या थे, अतीत में भी विद्यमान थे। यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भेद जो था, जो वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है, वो अतीत काल में भी था। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपने विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का ही लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से ही उनके जीवन में जानने में हमें मदद मिलती है। तो उस समय के लोग, जो लोग उच्च वर्ग के थे, विद्वत भी थे, तो अपने कार्यों का लेखा-जोखा रखते थे। और कुछ विशेष कार्यों का लेखा-जोखा का क्या करते थे, अभिलेखों में ही खुदवा देते थे। लेकिन जो आम जनता थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालन, ये लोग क्या करते थे, इनका अपना जो कार्य किया फिर खत्म, इसको कौन लिख के रखने जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी हमको याद रखेगी या नहीं रखेगी, तो हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पे तिथियों के बारे में कुछ दिया है कि तिथियाँ क्या हैं। देखिए जैसे हम 2 तिथियों का उपयोग करते हैं कि एक ईसा पूर्व और ईसवी, तो देखिए इसका क्या इतिहास रहा है, क्या इसके बारे में तथ्य है, यहाँ पे दिया है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ में दिया है कि जो अंग्रेजी में हम बीसी का प्रयोग करते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व, तो इसका तात्पर्य क्या है, यानी बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जो है उनके जन्म के पूर्व ये कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। वो जो दिया रहता है जो समय काल, यानी ये तिथि ईसा पूर्व के पहले की ये तिथि है। कभी कम हम एडी भी लिखते हैं, तिथियों से पहले हम एडी भी लिखते हैं, यानी हिंदी में इसको ईसवी लिखते हैं। एडी यानी ईसवी हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है,
एनो डोमिनी। एनो डोमिनी है, ये बना है 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यानी जो हम ईसवी का प्रयोग करते हैं ये है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हम लेते हैं, इस तिथि का गणना करते हैं। और जो ईसा पूर्व है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले का वो समय काल रहा है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग है कॉमन एरा तथा बीसीई जो है इसका प्रयोग किया जाता है का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया, इसलिए हम भी इस तिथि का प्रयोग करते हैं। देखिए दिया है कि भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, यानी 200 वर्ष पहले से हमें बीसी ईसा पूर्व या एडी ईसवी का प्रयोग भारत में हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक और तथ्य दिया है कि कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट। बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। जैसे कोई भी घटना हुई उसके बाद में दिया रहता है तो उसको कह दिया जाता है कि वर्तमान से पहले ये घटना हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।